नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन सिंघल और आज मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं न्यूज फ्रंट की विशेष पेशकश पहले पहल में। और आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं सिनेमा यानी फिल्मों की। वो फिल्में ही है जो इस कामकाज और भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें कुछ पल के लिए ही सही लेकिन सब कुछ भुला देने का मौका देती है। बेशक फिल्मों को लेकर हम सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है, जैसे किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को एक्शन, किसी को थ्रिलर तो किसी को ड्रामा। इन सैकड़ों करोड़ों में बनी फिल्मों को देखकर आपके मन में ख्याल जरूर आया होगा कि एक वक्त किसी ने तो पहली बार फिल्म बनाने की सोची होगी। वो कौन सा समय था? वो कौन था जिसको कहानियों को पर्दे पर कहने का ख्याल आया? यह बात है उस जमाने की जब लोग मनोरंजन के नाम पर रामलीला या नुक्कड़ नाटक देखकर अपना दिल बहलाया करते थे। हालांकि बाहर के देशों में फिल्म मेकिंग की शुरुआत हो चुकी थी। अगर इतिहास पर नजर डालें तो फिल्म मेकिंग के पायनियर फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर माने जाते हैं। उन दिनों भारत में अंग्रेजी शासन होने की वजह से इक्का दुक्का अंग्रेजी फिल्में ही सिनेमा घरों में लगती थी। यह बात है 1906 की, जब भारत में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट नाम की मूवी भारत में लगी थी। यह फिल्म जीसस क्राइस्ट के ऊपर बनी थी। उस मूवी को देखने के लिए बहुत से लोग थिएटर पहुंचे। उस भीड़ में वो शख्स भी था जो आने वाले वक्त में भारतीय सिनेमा का चेहरा ही बदल देने वाला था। वो थे धुंधीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के के फिल्म मेकिंग से पहले के जीवन को अगर देखा जाए तो समझा जा सकता है कि वो काफी कलात्मक रुझान के थे। उन्होंने अपने जीवन में प्रिंटिंग से लेकर पेंटिंग, डिजाइनिंग से लेकर आर्किटेक्चर ना जाने सैकड़ों क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाया। इसी कलात्मक रुझान की वजह से शायद वो फिल्मों की तरफ आकर्षित हुए होंगे। उन्होंने एक फिल्म देखी, अमेजिंग एनिमल्स। इस फिल्म में जानवरों को पर्दे पर चलता फिरता देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि अगले ही दिन अपने पूरे परिवार को लेकर उस फिल्म को देखने दोबारा पहुंचे। लेकिन क्रिश्चियन त्योहार ईस्टर होने की वजह से द लाइफ ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म पर्दे पर लगी थी। पर्दे पर जीसस क्राइस्ट को देखकर फाल्के साहब कल्पना करते चले गए कि अगर भारतीय देवी देवता या पौराणिक चरित्र पर्दे पर आ जाए तो कैसा हो। और यहीं से जन्म लिया पहली भारतीय फिल्म बनाने का मूल विचार। इसे एक ख्याल ने फाल्के साहब की जिंदगी ही बदल दी। अपने हाथों फिल्म बनाने का जैसे जुनून ही सवार हो गया था। जब फाल्के साहब ने भारत में फिल्म बनाने की शुरुआत की तो उनके पास पीछे मुड़कर देखने का किसी का अनुभव नहीं था। उन्हें हर एक चीज शून्य से शुरू करनी थी। फिल्म मेकिंग सीखने के लिए सबसे पहले वो लंदन गए और 1912 में जब वो भारत लौटे तो उन्होंने स्थापना की फाल्के फिल्म्स कंपनी की। अपने लंदन के दौरे के दौरान ही फाल्के साहब ने विलियमसन कैमरा, कोटेक्रो फिल्म्स और एक परफोरेटर ऑर्डर कर दिए थे और बाकी के उपकरण फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूएस से मंगाए गए थे, जो कि मुंबई में 1 महीने बाद आए। कहा जाता है कि यह वो वक्त था जब फिल्म मेकिंग के सपने को पूरा करने के लिए फाल्के साहब ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस और पत्नी के गहने तक बेच दिए थे। जब फिल्म की कहानी चुनने की बात आई तो उनके मन में मराठी मैगजीन स्वर्णमाला में शराब के प्रभावों पर छपी हुई कहानी पर फिल्म बनाने का ख्याल आया। लेकिन फिर उन्होंने बहुत सी अंग्रेजी फिल्में देखी जिससे उनको समझ में आया कि दर्शकों को रहस्यमयी और भावनात्मक फिल्में ही ज्यादा पसंद हैं। तो उनके मन में श्री कृष्ण, सावित्री और सत्यवान, राजा हरिश्चंद्र जैसी कहानियां चल रही थी और आखिर में राजा हरिश्चंद्र की कहानी पर स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और वो बनी भारत की सबसे पहली फिल्म। फिल्म बनाने के लिए फाल्के साहब को इन्वेस्टर्स की जरूरत थी, वो लोग जो इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर पैसा लगाते। लेकिन उन दिनों कोई भी इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना नहीं चाहता था जो कि ना उन्होंने देखा हो ना उन्होंने पहले कभी सुना हो। इसके लिए फाल्के साहब ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने एक बीज को अंकुरित होते हुए पौधे तक की कहानी को 2 मिनट की क्लिप में संजोया। उस शॉर्ट क्लिप का नाम उन्होंने रखा अंकुराची वध। इसके लिए उन्होंने 1 महीने तक उस अंकुरित बीज को शूट किया।
बाद में जब इन्वेस्टर्स को उन्होंने वो क्लिप दिखाई तो कुछ धनवान लोग उस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। अब बारी थी फिल्म के कलाकारों को चुनने की। कलाकारों को चुनने की जद्दोजहद भी कम मुश्किल नहीं थी, क्योंकि उन दिनों ना तो फिल्म मेकिंग की किसी को समझ थी और न ही कैमरे के सामने एक्टिंग करने का अंदाजा था। कलाकारों को चुनने के लिए उस वक्त के अखबारों और पत्रिकाओं में इश्तिहार दिए गए। उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत से लोग ऑडिशन देने के लिए आए, लेकिन फाल्के साहब को कहीं भी अपने कलाकार नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने बीच में ही उन इश्तिहारों को रोक दिया और अपने कलाकारों को वो मराठी थिएटर में ढूंढने लगे। फिल्म कंपनी से सबसे पहले 2 लोग जुड़े, पादुरंग गदाधर साहने और गजानन वासुदेव साहने। वासुदेव साहने ने ही उनको एक और शख्स से मिलवाया, जिनका नाम था दत्तात्रेय दामोदर दाभके। फाल्के साहब दत्तात्रेय दामोदर दाभके की शख्सियत से बहुत प्रभावित हुए और सीधा उन्हें लीड रोल ऑफर कर दिया और आगे जाकर दत्तात्रेय दामोदर दाभके बने राजा हरिश्चंद्र। यह वो वक्त था जब सिनेमा और फिल्मों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, बल्कि कहा जाए जैसे आज इज्जत की जाती है उन दिनों नहीं की जाती थी। इसी वजह से महिला कलाकारों को ढूंढने की जद्दोजहद मुश्किलों भरी रही। बहुत कोशिशों के बाद भी फाल्के साहब महिला कलाकार को ढूंढ नहीं पाए। तभी एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे तो उनकी नजर एक शख्स पर पड़ी, जिसकी कद काठी और भाव भंगिमाएं बिल्कुल उनके महिला कलाकार की तरह ही थी। उनका नाम था अन्ना सालोंके, जो कि उन दिनों 10 रुपए प्रति माह पर वेटर और रसोई का काम उस रेस्टोरेंट में किया करते थे। दादा साहेब फाल्के ने उनको अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया और 5 रुपए प्रति माह बढ़ाने पर अन्ना सालोंके जी मान गए और इसी तरह फाल्के साहब को मिला अन्ना सोलंके के रूप में रानी तारामती का किरदार और आगे जाकर फाल्के जी की कई फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छा और बेहतरीन काम किया। ऐसी ही मुश्किलें बाल कलाकार को ढूंढने में भी आईं। राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश के रोल के लिए कोई भी माता पिता अपने बच्चे को काम कराने के लिए तैयार ही नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण था, एक तो शूट जंगल में होनी थी और दूसरा रोहिताश के मृत्यु का सीन भी दिखाया जाने वाला था। आखिर में रोहिताश के रोल के लिए फाल्के साहब के सबसे छोटे बेटे बालचंद्र को तय किया गया और आगे जाकर बालचंद्र बने भारत के सबसे पहले बाल कलाकार। मुख्य कलाकारों को 40 रुपए प्रति माह पर रखा गया था। उन दिनों फिल्मों में काम करने को खराब माना जाता था। इसी वजह से फाल्के साहब ने अपने कलाकारों और कर्मचारियों को यह कहा कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप कहां काम करते हैं तो बोलना फैक्ट्री में, और मालिक का नाम है हरिश्चंद्र। उस वक्त बंबई में राजापुरकर नाटक मंडली ड्रामा कंपनी आई हुई थी। फाल्के साहब के जबरदस्त और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से वो इतने प्रभावित हुए कि पोशाकें और कलाकारों को देने की पेशकश कर दी। करीबन 40 लोगों का फिल्म क्रू बना। रिहर्सल्स शुरू कराई गई। फिल्म का एक सेट दादा साहेब फाल्के के दादर वाले घर पर लगा। सेट डिजाइन और पोशाकों की प्रेरणा राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से ली गई। आउटडोर शूट के लिए मुंबई के बाहर एक गांव वणगणी चुना गया। जब उस गांव में कलाकारों की टीम पहुंची तो एक अजब वाकया हुआ। रिहर्सल्स करने के लिए टीम को दादा साहेब फाल्के से पहले पहुंचना था। जब वह लोग अपनी पोशाकों, तलवारों, धनुष बाण लेकर मंदिर के पास रिहर्सल के लिए पहुंचे तो वहां के गांव वालों को लगा कि जैसे डाकू आ गए। फौजदार यानी पुलिस वालों को गांव वालों ने बुला लिया। पुलिस वाले उन सभी कलाकारों को पकड़कर ले गए। जब फाल्के साहब गांव पहुंचे तो उन्होंने पुलिस वालों को समझाया कि ये सभी कलाकार हैं जो यहां पर फिल्म की शूट करने के लिए आए हुए हैं। जब तब भी बात नहीं बन पाई
तो फाल्के साहब ने अपने सभी कलाकारों को एक सीन एक्ट करने के लिए कहा और तब जाकर फौजदार यानी पुलिस वालों ने उन्हें जाने दिया। फाल्के साहब इस फिल्म के निर्देशक निर्माता होने के साथ साथ एडिटर, सेट डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और स्क्रीन राइटर थे। कई दृश्यों को बनाने के लिए पर्दे पर पेंटिंग तक दादा साहेब फाल्के ने अपने हाथों से की, लेकिन उन्हें जरूरत थी एक शख्स की जो कैमरा संभाल सके। उन्होंने अपने बचपन के एक मित्र को बुलाया जिसको कभी उन्होंने फोटोग्राफी सिखाई थी। वो दोस्त थे त्रिंबक बी तेलांग। तेलांग उस वक्त त्रिंबकेश्वर शिव मंदिर में पुजारी थे। फाल्के साहब ने उनको विलियमसन कैमरा चलाना सिखाया और इसी तरह तेलांग बने राजा हरिश्चंद्र के सिनेमैटोग्राफर। शूटिंग के दौरान कई ऐसे वाक्य हुए जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश का मृत्यु का सीन शूट होना था, उससे पहले रोहिताश का किरदार निभा रहे बालाचंद्र खेलते हुए पत्थरों में जा गिरे, जिसके बाद उनके सर पर गहरी चोट लगी और वो बेहोश हो गए। बेहोश बालाचंद्र को देखते हुए सभी ने फाल्के साहब को सलाह दी कि उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाए, मुंबई ले जाया जाए और इलाज किया जाए। जब बालचंद्र ठीक हो जाए तो वापस आकर बची हुई शूट को पूरा किया जाए। लेकिन फाल्के साहब समझते थे कि वक्त का गुजरना और दोबारा से शूट करना काफी मेहनत और महंगा काम है, तो उन्होंने फैसला किया कि बेहोश बालचंद्र को लेटा दिया जाए और मृत रोहिताश के सीन को शूट कर लिया जाए। आज हम सबको यह वाक्य बहुत अजीब लग सकते हैं, लेकिन यही सब चीजें ही फाल्के साहब की पहली फिल्म के बनाने के जुनून को भी दिखाते हैं। फिल्म की शूट खत्म होने में 6 महीने 27 दिन का समय लगा। आखिरकार फिल्म पूरी होकर रिलीज होने के लिए तैयार थी, लेकिन उस फिल्म को कोई भी सिनेमा घर अपने यहां दिखाने के लिए तैयार ही नहीं था। उन लोगों को यकीन नहीं था कि इस फिल्म से किसी को कमाई भी होगी। तब दादा साहेब फाल्के ने कुछ नामी गिरामी लोगों के लिए 21 अप्रैल 1913 को इस फिल्म का प्रीमियर रखा। मुंबई की कई मशहूर हस्तियों को न्योते भेजे गए। इन हस्तियों में शहर के कुछ रसूखदार लोग, कुछ अखबारों के संपादक और कुछ बुद्धिजीवी भी शामिल हुए। जब सभी ने वो फिल्म देखी तो सब दंग रह गए। पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा ऐसी फिल्म बनाई जा सकती है, ऐसा किसी को अंदाजा ही नहीं था। फिल्म को खूब वाहवाही मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया और केसरी जैसे अखबारों ने अपनी समीक्षा में भारतीय कारीगरी यानी कि इंडियन वर्कशिपमैन की जमकर तारीफ की। इतने अच्छे रिव्यू मिलने के बाद तब के मशहूर सिनेमाघर कोरोनेशन सिनेमैटोग्राफर और वैरायटी हॉल के मैनेजर नाना साहेब चित्रा ने अपने यहां फिल्म दिखाने की इच्छा जाहिर की और इसी के साथ 3 मई 1913 को राजा हरिश्चंद्र आम लोगों के लिए ऑफिशियली रिलीज हुई। राजा हरिश्चंद्र पर्दे पर बेहद सफल रही। लोगों ने इस फिल्म को इतना पसंद किया कि इसे दिखाए जाने के दिनों को बार बार बढ़ाना पड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों में इसको दिखाने की मांग बढ़ती चली गई। उस जमाने में आज की तरह अलग अलग प्रिंट्स नहीं हुआ करते थे। तब एक फिल्म का सिर्फ एक ही प्रिंट हुआ करता था और वो ही हमें अलग अलग जगह भेजना पड़ता था। सिर्फ भारत में ही नहीं, इसके शो लंदन, रंगून और कोलंबो में भी दिखाए गए। उतनी सफलता के बाद यह तय हो गया था कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा के लिए नींव का पत्थर रख दिया था। उसके बाद सिर्फ बात आगे बढ़ते जाने की थी। ना तो उसके बाद फाल्के रुके और ना ही लोगों के बीच फिल्मों को लेकर वैसा विरोध आया और आगे जाकर दादा साहेब फाल्के ने
भारतीय सिनेमा को खड़ा करने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आने वाली पीढ़ी के लिए राह आसान हो गई थी और भारत में वक्त के साथ हमने एक से एक उम्दा फिल्मकार देखे। भारत में कुछ ऐसी फिल्में बन गईं जो आज इतिहास में दर्ज हैं, जिन्हें पूरी दुनिया ने सराहा। और ये सब मुमकिन हो पाया उस एक आदमी के जुनून से, जिसने 1906 में एक अंग्रेजी फिल्म देखते हुए पहली भारतीय फिल्म बनाने का ख्वाब देखा। आज की महंगी फिल्मों के दौर में सोचकर देखिए कि 100 साल पहले फाल्के साहब कितनी दूर की सोच रहे होंगे। यह कहानी थी पहली भारतीय फिल्म की। उम्मीद है कि आपको इसे सुनकर उतना ही मजा आया होगा जितना हमें आप तक पहुंचाने में आया है। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में इतिहास के कुछ पहले किस्सों के साथ। धन्यवाद।